नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो एस्टेट की फिजिक्स का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर फिजिक्स में आया था उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो उनमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 101। स्टेटमेंट गिवन इज अ पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार इन अ रेशियो ऑफ 7:5 as it crosses him. If the velocity of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार। चार ऑप्शन आपको गिवन है और इन चारों में से एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने सोल्व करना है उसके लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है बेटा डॉपलर इफेक्ट का, जिसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है और आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नोड डिवाइड बाई v माइनस प्लस वी एस इंटू एन। तो यहाँ पे जो एन ए है ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, एन जो है वो है आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो गिवन है, यानी कि एक तरीके से रिलेट कर लो, और v नोड जो है वो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे जो पुलिसमैन है वो हमारा ऑब्जर्वर है, तो v नोड उसी की वेलोसिटी, v वेलोसिटी साउंड की जो दे रखी है आपको, और vs होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कार है। तो इसको vs या vc लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दो कंसेप्ट की बातें और आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है उस समय पे ऊपर साइन आपने प्लस रखना है, नीचे साइन आपने माइनस रखना है, ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उस समय साइन ऊपर आपने माइनस रखना है, नीचे आपने प्लस रखना है। तो इसको मैं लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए कि जब कंडीशन आपकी ये बने ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, तो इसका मतलब रहेगा कि दोनों चीजें टुवार्ड्स गैदर हो रही हैं। और अगर कंडीशन आपकी ये बन जाए कि ऊपर माइनस या नीचे प्लस, इस तरह तब बनेगी जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों इस तरीके से आपने समझना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। हॉर्न जो सुनाई दे रहा है, कार उसकी तरफ आ रही है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। जब कार उससे क्रॉस होकर आगे जा चुकी है तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो इन दोनों फार्मूला को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि N1 वो फ्रीक्वेंसी है जब ये कार जो है वो पुलिसमैन के पास आ रही है, और N2 फ्रीक्वेंसी वो होगी जब दूर जा रही है। तो N1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, N1 टुवार्ड्स वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका v प्लस वी नोड डिवाइड बाई v माइनस वी एस, वी इसको मैं वी सी लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करके देखो, वी नोड ऑब्जर्वर की वैल्यू है, तो पुलिसमैन तो वो तो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वी ठीक है गिवन है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला v माइनस वी सी इंटू एन। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब निकालते हैं सेकंड वैल्यू N2। N2 का मतलब जब ये क्रॉस करके पुलिसमैन को कार आगे जा रही है उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय पर आपके पास N2 की वैल्यू बनेगी, तो फार्मूला ये लगेगा ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये कंसेप्ट है, बस इतना सा आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। तो ये बन जाएगा v माइनस वी नोड डिवाइड बाई नीचे आएगा v प्लस वी सी, ठीक है। साइन ये अपोजिट करने और यही याद रखना है खाली। तो यहाँ पर ये अगेन वी नोट 0 है तो ये बन जाएगा v डिवाइड बाई v माइनस वी सी, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में n। ये बेटा दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें ये दे रखा है कि जब कार पुलिसमैन की तरफ आ रही है तो वैल्यू 7 है, जब दूर जा रही है तो वैल्यू 5 है, यानी कि N1 की वैल्यू 7 है, N2 की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमने 7 प्लेस कर दिया, यहाँ पे वैल्यू हमने कर दिया 5। अब क्या करो, अब इनका रेशियो कर दो। रेशियो करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बचेगी आपके पास, 1 सेकेंड, यहाँ आएगा प्लस, इक्वेशन बचेगी आपके पास v प्लस वी सी डिवाइड बाई v माइनस वी सी, और इसके इक्वल में है बेटा 7/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5v प्लस 5vc इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7v माइनस 7vc। तो ये vc की टर्म कंबाइन कर लो और v की टर्म कंबाइन कर लो।
तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12VC इज इक्वल टू, और ये 5 माइनस होगा इधर जाके 2V। तो यहाँ से VC का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार विल बी इक्वल टू 2/12 इंटू V, इट मीन्स V/6। वो V का वैल्यू पुट कर दो, कितना दिया हुआ है 330, तो V का वैल्यू पुट करेंगे 330 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास VC का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट यहाँ पे लगा हमारा डॉपलर इफेक्ट। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको क्या दिया हुआ है, इफ P identical waves each of intensity I interfere with each other, then find out the ratio of maximum intensities if interference is coherent and if interference is incoherent। तो आपको ये इंटरफेरेंस के यानी कि ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि जब इंटरफेरेंस कोहेरेंट हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालें, और जब इनकोहेरेंट हो तब कैसे निकालें। तो उससे पहले आप लोग ये जान लो, सिर्फ एक इक्वेशन आपको याद करना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है कि सपोज करो कि जब कोई दो वेव इंटरफेयर करती हो तो उनका फॉर्मूला बनेगा I1 प्लस I2 पहले की इंटेंसिटी और सेकंड की इंटेंसिटी प्लस 2 इंटू रूट ऑफ I1 I2 इंटू कोस ऑफ द फेज बिटवीन देम, कोस फाई लिख सकते हैं। ये होता है मेन फार्मूला। ठीक है, और इसी फार्मूला के बेस पे आपने इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ये फार्मूला जो है उसको हम लोग सोल्व करेंगे फॉर कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। तो पहले हम बात करते हैं कोहेरेंट के लिए। फर्स्ट केस इसका लेट कर लेते हैं कि जब कोहेरेंट वो होंगे और तब इंटरफेयर करेंगे तो कैसा होगा। तो बेटा जब कोहेरेंट होगा तो उस समय पे आपके पास उनका जो फेज है वो या तो जीरो होगा या उनका फेज कांस्टेंट होगा। तो उस समय पे क्योंकि यहाँ पे p नंबर ऑफ आइडेंटिकल वेव या n नंबर ऑफ आइडेंटिकल वेव है, तो इन सब का मिला के जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे, क्योंकि फेज जीरो आ रहा है तो आंसर हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा, कोस का आंसर। जब कोस का आंसर 1 बनेगा, और ये केस कौन सा है, केस है बेटा ये कोहेरेंट केस। कोहेरेंट केस में ये आंसर 1 बनेगा। 1 बनेगा तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं इसको कोहेरेंट लिख रहा हूँ। कोहेरेंट पे मैक्सिमम फिर कितना आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और उसका स्केयर। ये तो सिर्फ दो वैल्यू थी, यानी दो वेव ही अगर आए तो इस आंसर आएगा। अगर यहाँ पे p नंबर ऑफ वेव आएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये p टर्म तक एक्सपेंड हो जाएगा। तो p टर्म तक जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि कोहेरेंट केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू कितना आएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे चलेगा, फिर पहले का वैल्यू प्लस फिर दूसरे का वैल्यू प्लस फिर तीसरे का वैल्यू, और ये चलता जाएगा अप टू p टाइम्स आपने करना है और उसका स्केयर करना है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि इंटेंसिटी सबकी बराबर है। इसका मतलब रूट में जहां जहां I1 I2 I3 अप टू लिखा है वो आपने क्या बन जाएगा रूट I बन जाएगा, और ये p टाइम्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस विल बी p टाइम्स रूट ऑफ I का स्केयर। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा p स्केयर इंटू I। ये हमारा कोहेरेंट केस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आएगा उसका हमें पता लग गया। ठीक है, अब सेकंड चीज हमें देखना है कि इनकोहेरेंट के केस में कब होगा। तो इनकोहेरेंट का केस लेट कर लेते हैं कि केस नंबर 2 है। तो इनकोहेरेंट के केस में जो आपका फेज है वो बारी बारी चेंज होता रहता है, तो उसकी वैल्यू एज ए टोटल जीरो निकलेगी। ठीक है, क्योंकि फेज तो उनमें मैच होता ही नहीं है इनकोहेरेंट के अंदर। तो वैल्यू जीरो जब निकलेगा तो इस क्वेश्चन के अंदर बचेगा क्या कि मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा इनकोहेरेंट के केस के अंदर। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज केस ऑफ इनकोहेरेंट। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है इनकोहेरेंट में, और ये हो जाएगा कोहेरेंट के अंदर। तो इनकोहेरेंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आया, फिर खाली उनका एडिशन जो जो इंटेंसिटी दे रखी है। अब ये 2 वैल्यूज का केस हमने बना दिया इनकोहेरेंट का। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू दे रखी है उन सबका निकालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास इनकोहेरेंट केस का आंसर क्या आएगा, जितनी भी इंटेंसिटी वैल्यू दे रखी हैं उन सबको डायरेक्टली आपने जोड़ना है, और जोड़ना कहाँ तक है p टाइम्स जोड़ना है। ठीक है, तो सीधा सा है p टाइम जोड़ोगे तो p इंटू आई इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ
मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ द बोथ केसेस, यानी कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का रेशियो करना है। तो रेशियो कर लो कोहेरेंट इनकोहेरेंट का। तो रेशियो जो है हमारे पास वो क्या आएगा, ऊपर आप कोहेरेंट की वैल्यू लिखोगे रिजल्टेंट की, और नीचे आप वैल्यू लिखोगे इनकोहेरेंट की। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आई से आई कैंसिल, पी से एक पावर कैंसिल, आंसर में बचेगा पी ओनली। तो यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा, इंटरफेरेंस का, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट केसेस आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ऑसिलेटर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। वी हैव अनडैम्प्ड ऑसिलेटर गिवन है, और क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के वैल्यूज आपको बताने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यू 0 0 हो सकते हैं, 0 इन्फानाइट, इन्फानाइट 0 और इन्फानाइट इन्फानाइट, ये आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले तो ये आपने समझना है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की आउटपुट कैसी होगी। ठीक है, दो तरीके के होते हैं ऑसिलेटर, अगर आप इसी कंसेप्ट पे आए तो एक होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर, एक होते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। जो डैम्प्ड ऑसिलेटर होते हैं उनका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे खत्म होता रहता है, बट जो अनडैम्प्ड होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड, अगर हम इसको एक वेव की फॉर्म में आंसर करना चाहें, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिके नहीं करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का आउटपुट। ठीक है, तो अनडैम्प्ड का आउटपुट में ये वैल्यू डिके नहीं करती है, ये वैल्यू रहती है हमारी फिक्स कांस्टेंट, यानी ये जो हाइट एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट रहता है। तो बेटा कांस्टेंट रह जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर वो होता है कि इनपुट और आउटपुट के जो वैल्यूज आ रही हैं इनकी आप रेशियो करके देखो कि उसमें किस तरीके का आंसर आता है। तो बिकॉज ये आपका डिके करेगा ही नहीं, करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्वालिटी फैक्टर इसका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे दो बन सकते हैं, या तो तीसरा या चौथा। बट अब देखना है रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम वो होता है जिस टाइम में आपके पास ये जो डैम्पिंग हो रही होती है, या जो ऑसिलेटर की आउटपुट है वो इनपुट में जाके कैपेसिटर को हमारे पास पूरा चार्ज करे, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्योंकि आउटपुट कांस्टेंट ही रह रही है, तो इसका मतलब है ऑल द टाइम हमारा वैल्यू कैपेसिटर का चार्ज ही है, तो इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कभी डिके करने ही नहीं वाला। अगर ये डिके करने ही नहीं वाला तो ऑटोमेटिक उसका जो रिलैक्सेशन टाइम भी है वो क्या है, फिर इन्फिनिटी है। ठीक है, इस कारण से हमारा क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सूट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो वैल्यू है आउटपुट का, ठीक है, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आ रहा है, इसकी वजह से क्वालिटी फैक्टर भी इन्फिनिटी आएगा, और एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम भी हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, बने रहिए हमारे साथ, इस तरीके से आपको अलग अलग जो नए नए क्वेश्चन हमारे पास 22 के अंदर आए हैं उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। और बेटा सब्सक्राइब करो यार, अब ना वीडियो को देखते हैं आप, सब्सक्रिप्शन करो, और आगे अपने दोस्तों से शेयर भी करो ताकि नए नए वीडियो हम आपके लिए बना पाएँ। थैंक यू।